55 दिन के बाद बिलाखिर तृणमूल कांग्रेस लीडर शाहजहां शेख गिरफ्तार। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बंगाल पुलिस ने देर रात संदेश खाली से मुत्तसिल सरबरिया के आकंजीपाड़ा से किया गिरफ्तार। मीना खान इलाके से गिरफ्तार करके बशीरहाट कोर्ट ले जाया गया। भारत और मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुश्तरका तौर पर करेंगे मॉरिशस के अगलीगढ़ जजीरे में कम्युनिटी डेवलपमेंट के 6 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह। नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेटी का भी करेंगे इफ्तिताह। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश को 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का देंगे तोहफा। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत कई प्रोजेक्ट किए जाएंगे शुरू। बाईस ममालिक ने WTO की रुकनियत के लिए दी दरख्वास्त। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा, भारत ग्लोबल साउथ के रहनुमा के तौर पर करेगा हिमायत। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव को CBI ने आज दिल्ली में गवाही के लिए बुलाया। 2019 में दर्ज कानकुनी से मुताल्लिक एक केस में दर्ज किया जाएगा उनका बयान। मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम आज से उत्तर प्रदेश के 3 रोजा दौरे पर। यूपी में इंतखाबी तैयारियों का लेगा जायजा। और एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में भारतीय तैराकों की शानदार कारकर्दगी। तीसरे दिन भारत ने 2 गोल्ड मेडल समेत कुल 8 मेडल जीते। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त के खास खबरों पर। TMC लीडर और संदेश खाली मामले के अहम मुल्ज़िम शाहजहां शेख को मगरबी बंगाल में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी शुमाली 24 परगना के मीना खान इलाके से की गई है। पुलिस 55 दिन से उनकी तलाश में थी। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। मालूमात के मुताबिक पुलिस सुबह तकरीबन 5 बजे बशीरहाट के पास लॉकअप में उसे ले गई। शाहजहां शेख को आज अदालत में पेश किया जा सकता है। बशीरहाट कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और संदेश खाली मामले में शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर सुकांता मजमुदार ने कहा है, बीजेपी की मुसलसल तहरीक की वजह से ये हुकूमत शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए मजबूर हुई है। पहले तो ये हुकूमत मान ही नहीं रही थी कि ऐसा कुछ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। और मगरबी बंगाल के मफरूर TMC लीडर शाहजहां शेख को आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बंगाल राशन तकसीम घोटाला मामले में ED ने शाहजहां शेख को तलब किया है। ED का कहना है कि मगरबी बंगाल के राशन तकसीम घोटाले में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की बदनवानी हुई है। इस मामले में ED ने पहले बंगाल के साबिक वजीर ज्योति प्रिया मलिक गिरफ्तार किया था। बाद में TMC लीडर शाहजहां शेख और बंगाओं म्यूनसिपैलिटी के साबिक चेयरमैन शंकर आद्य की मिली भगत भी सामने आई। इसी सिलसिले में 5 जनवरी को जब ED की टीम छापा मारने शाहजहां शेख की रिहाइशगाह पर पहुंची तो वहां पर कुछ लोगों ने ED के एहलकारों पर हमला कर दिया था।
और टीएमसी रहनुमा शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा है कि यही जमहूरियत है, हमने इंतजार किया लेकिन जो काम होना था वो हुआ। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मगरबी बंगाल में नज़्म और कानून की नई सुबह होगी। There will be light at the end of the tunnel. That is democracy. We waited, but the deed has been done. This is a lesson to everyone. Now let's hope new dawn of lawfulness will come back to Bengal. और इसी बीच मगरबी बंगाल के वजीर खेल अरूप बिस्वास को चिटफंड मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए तलब किया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरूप बिस्वास को अल्केमिस्ट चिटफंड केस में पेश होने के लिए कहा है। अरूप बिस्वास को ईडी ने आज दिल्ली में अपने दफ्तर में बुलाया है। जराये के मुताबिक बिस्वास ने ईडी के दफ्तर को एक खत भेजकर मुतालबा किया है कि उन्हें अपने आला अफसरान के सामने पेश होने के लिए कुछ वक्त दिया जाए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म प्रविंद जगन्नाथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मॉरिशस के आगालेगा जजीरे में नई फ़िज़ाई पट्टी और सेंट जेम्स जेटी का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा आगालेगा जजीरे पर 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया जाएगा। ये प्रोजेक्टों से आगालेगा जज़ायर का मॉरिशस की सरजमीन के साथ राब्ता मजबूत होगा और मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी मजबूती मिलेगी। इससे समाजी इक़्तिसादी तरक्की को भी हौसला मिलेगा। इन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह अहम है क्योंकि ये 12 फरवरी 2024 को दोनों रहनुमाओं के जरिए मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड खदमात के हालिया आगाज़ के बाद हो रहा है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश प्रोग्राम से खिताब करेंगे। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मध्य प्रदेश में 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे और कौम के नाम उन्हें वक्फ करेंगे। इन मंसूबों में आपाशी, बिजली, सड़कें, रेलवे, वाटर सप्लाई, कोयला, सिन्ना समेत कई अहम शोबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म मध्य प्रदेश में साइबर तहसील प्रोजेक्ट का भी आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मध्य प्रदेश में 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा के आबाशी प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों में अपर नर्मदा प्रोजेक्ट, राघवपुर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट और बसिनिया मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाए गए 3 रेलवे प्रोजेक्टों को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। इन प्रोजेक्टों में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, झखलौन और धौरा आगासूर रोड पर 3rd लाइन प्रोजेक्ट, नीव सोमाली जौरा आलपुर रेलवे लाइन में केज कन्वर्जन प्रोजेक्ट और पवाराखेड़ा झुंझारपुर रेल लाइन फ्लाई ओवर मंसूबा शामिल हैं। मध्य प्रदेश में सनती तरक्की को तेज करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म रियासत भर में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के कई सनती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। इन मंसूबों में रतलाम में बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क, मुरैना जिले के सीतापुर में मेगा लेदर, जूते और दीगर लवाजमात मरकज़, इंदौर में मलबूसात की सनत के लिए प्लग एंड प्ले पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, मंदसौर जगह खेड़ी फेज़ 2 और ज़िला धार में सनती पार्क, पीतमपुर का अपग्रेडेशन मंसूबा भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म कोयले के शोबे में 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इनमें जंत OCPCHP साइलो, NCL सिंगरौली और दूधी चोआ OCPCHP साइलो शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म रियासत भर के कई अजला में पानी के फराहमी के निज़ाम को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए अमृत 2 और दीगर स्कीमों के तहत तकरीबन 880 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। और अबू धाबी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13वीं वजारती कॉन्फ्रेंस में वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने मुनसिफाना और मसावी उसूलों के तय भारत के अज़्म को दोहराया। उन्होंने कहा कि WTO में लिए गए तमाम फैसलों में भारतीय किसानों और माहीगीरों के बेहतरीन मफादात को तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने पायदार तरक्की के अहदाफ के मुताबिक गुर्बत के खात्मे, मेयारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने और तमाम भारतीयों की ज़िंदगी में आसानी को बेहतर बनाने के लिए इन फैसलों की ज़रूरत पर जोर दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि WTO के फैसलों को अमृत काल में मजबूत और तेज़ रफ्तार तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए भारत के मकसद में एक मुहर्रिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 22 ममालिक ने WTO की रुकनियत के लिए दरख्वास्तें दी हैं। भारत ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर उनकी हिमायत करेगा। पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत का मुतालबा है कि अपीलेट बॉडी को बहाल किया जाए ताकि अगर WTO की तजावीज़ पूरी ना हो तो बॉडी के सामने अपने ख्यालात पेश किए जा सके।
और झारखंड के जामताड़ा में कलझारिया रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की जद में आकर 2 अफराद की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त पेश आया जब ट्रेन नंबर 254 कलझारिया रेलवे स्टेशन के करीब खड़ी थी। इसी दौरान अपलिंक में आसनसोल मेमो ट्रेन के आने से ट्रैक पर पैदल चलने वाले 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। सदर द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े पर गम का इजहार किया है। वाक़े के बाद रेलवे ने इस मामले में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी सीबीआई ने गैर कानूनी कानूनी मामले में आज एसपी सदर अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया है। हुक्काम ने बताया है कि सीआरपीसी की दफ़ा 160 के तहत जारी नोटिस में एजेंसी ने उन्हें 2019 में दर्ज केस के सिलसिले में पेश होने के लिए कहा है। इस दफ़ा के तहत पुलिस ऑफिसर को तफ्तीश में गवाहों को बुलाने की इजाज़त है। सीबीआई ने 2019 में गैर कानूनी कानूनी केस में एफआईआर दर्ज की थी और इस मामले में एसपी सरबराह अखिलेश यादव को सीआरपीसी 160 के तहत गवाह के तौर पर दिल्ली सीबीआई हेडक्वार्टर में तलब किया है। ये समन 21 फरवरी को जारी किया गया था और उन्हें आज आने के लिए कहा गया है। रुख करते कर्नाटक में कांग्रेस लीडर मुसलसल अपने मुतनाज़ा बयानात से घिरते जा रहे हैं। नासिर हुसैन और उनके हामियों के बाद अब कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर लीडर बी.के. हरिप्रसाद ने कानून साज कौंसिल में पाकिस्तान के हवाले से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लिए पाकिस्तान दुश्मन मुल्क हो सकता है, लेकिन ये कांग्रेस की तरफ से नहीं है। बीजेपी ने इस बयान पर मुल्क मुखालिफ जज्बात भड़काने का इल्ज़ाम लगाया है। कर्नाटक बीजेपी ने कहा है कि बीजेपी के हरिप्रसाद ने ऐवान में वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान के बारे में कांग्रेस का मौक़िफ़ क्या है। उन्होंने बीजेपी के लिए पाकिस्तान को दुश्मन और कांग्रेस के लिए पड़ोसी करार देते हुए ये वाज़ेह कर दिया है कि जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान करीबी रिश्ता आज भी मौजूदा नस्ल तक कायम है। आइंदा लोकसभा इंतखाबात से पहले भारतीय जनता पार्टी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की आज शाम दिल्ली में मीटिंग होगी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा की सदारत में होने वाली मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर के शिरकत करने का इम्कान है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद लोकसभा इंतखाबात के लिए कई उम्मीदवारों के नाम जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की टीम आज से उत्तर प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की क़यादत में इलेक्शन कमीशन की टीम 3 रोज़ा दौरे पर आज लखनऊ पहुंचेगी। कमीशन आज बड़ा सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग करेगा और इंतखाबी तैयारियों पर उनकी तजावीज़ और शिकायत सुनेगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवदीप रनवा, पुलिस के नोडल अफसरान और मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेज के नोडल अफसरान से बातचीत करेगा। इलेक्शन कमीशन कल यानी 1 मार्च को रियासत के मुख्तलिफ डिवीजनों के अहदेदारों के साथ जायजा लेगा। 2 मार्च को इलेक्शन कमीशन सुबह 9:30 बजे से योजना भवन में नाफिज करने वाली एजेंसियों, इनकम टैक्स, एक्साइज, नारकोटिक्स, जीएसटी वगैरह के अफसरान के साथ बातचीत करेगा। दोपहर को चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ भी मीटिंग होगी। लोकसभा इंतखाबात 2024 में 100% वोटिंग हो सके और इसके लिए मुरादाबाद जिले में वोटर बेदारी मुहिम चलाई गई। ये मुहिम स्वीप के जरिए चलाई गई। इस मुहिम में मुरादाबाद जिले के पद्मश्री से नवाजे जाने वाले क्राफ्ट मास्टर दिलशाद हुसैन ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए नौजवानों की शिरकत जरूरी है। पूरे हिंदुस्तान से अपील करता हूं कि अपना वोट कीमती बनाएं, उसका इस्तेमाल करें। जो नए बच्चे हैं, जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनके भी वोट आए हैं। मैं उनसे भी अपील करता हूं कि अपना वोट सही इस्तेमाल करें, अच्छी सरकार लाएं, जिससे कि हम दस्तकार हैं और लोग हैं उनके लिए वो कुछ कर सकें। मगरबी बंगाल बीजेपी ने वोटर लिस्ट में पाए जाने वाली बेज़ाब्तियों के ताल्लुक से रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को खत लिखा है। बीजे की तरफ से लिखे गए खत में कहा गया है कि वोटर लिस्ट में कई नाम डुप्लीकेट हैं। डेटा और तस्वीर को मिलाने के बाद वोटर लिस्ट में नकली नामों की निशानदही की गई है। बीजे की तरफ से लिखे गए खत में कहा गया है कि वोटर लिस्ट में 16,91,000 से ज्यादा डुप्लीकेट नाम है। खत में बताया गया है कि डुप्लीकेट वोटर लिस्ट से मुतालिक 14,267 सफ़ात की एक रिपोर्ट और पेन ड्राइव भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर को दी गई है, जिसमें तमाम 42 लोकसभा हलकों का जिक्र है। बीजेपी ने कमीशन से मुतालबा किया है कि वो इन सब की तहकीकात करे और गलती से पाक वोटर लिस्ट तैयार करे।
जयपुर से पद्मश्री गनी मोहम्मद और मोहम्मद अली ने वोटरों से ज़्यादा वोट डालने की अपील की है और कहा है कि हमारे नौजवान वोटर्स को वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये अभियान चलाया है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना है और देश को आगे बढ़ाना है। और हमें इस साल की 2024 की पद्मश्री के लिए घोषणा की है। हम अली मोहम्मद आपसे मुखातिब हैं और हम आपसे ये अपील करते हैं, ख़ास तौर से युवाओं से, कि युवा वर्ग जो है आगे आए और अपना वोट का इस्तेमाल करें और एक बहुत ही बेहतरीन सरकार चुनें। और डॉक्टर माया टंडन ने भी कहा है कि नौजवान वोटरों को अपने हक़ राय दही की अहमियत को समझना चाहिए। मेरी उन सभी मतदाताओं से अपील है जो पहली बार अपना वोट डालेंगे। आप सभी लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपना मत ज़रूर डालें और मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान को सफल बनाएं। आपका मत देश को सही दिशा व दशा प्रदान करने में मदद करेगा। साल 2024 का दूसरा महीना फरवरी, जिसका आज आखिरी दिन है। ये साल लीप ईयर है, यानी इस दौरान फरवरी के महीने में एक रोज का इजाफा हो जाता है। चूंकि फरवरी में एक दिन ज्यादा है, इसीलिए साल 365 के बजाय 366 दिन होंगे। इसका बुनियादी नुक्ता सूरज के गिर्द जमीन का चक्कर लगाना है। माइक्रोसॉफ्ट की शरीक बानी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स भारत के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान बिल गेट्स ने मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस दौरान बिल गेट्स ने हामिला खवातीन, बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत और खून की कमी के शोबे में भारत की बहुत सी कोशिशों और टीबी के खात्मे में भारत के अहम किरदार की तारीफ भी की। बिल गेट्स ने भीष्म आरोग्य मैत्री क्यूब को भी देखा और इसकी खसूसियात के बारे में जाना। आरोग्य मैत्री क्यूब एक पोर्टेबल इमरजेंसी अस्पताल है जो कुदरती आफात की सूरत में 10 मिनट में कुदरती आफात के मकाम पर अस्पताल के तौर पर तैयार किया जा सकता है और इससे लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। पेश है ये तफसीली रिपोर्ट। माइक्रोसॉफ्ट की शरीक बानी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स इन दिनों हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। बुध को नई दिल्ली के दौरे के दौरान बिल गेट्स ने मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस दौरान बिल गेट्स ने हामिला खवातीन, बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत और खून की कमी के मैदान में भारत की बहुत सी कोशिशों और टीबी के खात्मे में भारत के अहम किरदार की भी तारीफ की। इस दौरान मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि हिंदुस्तान के पास पीएम की क़ियादत में न सिर्फ हौसला और अज़्म है बल्कि क़ुव्वत इरादी भी है। हम चाहते हैं कि दुनिया स्वस्थ रहे। हम चाहते हैं कि दुनिया में कहाँ भी युद्ध ना हो। हम चाहते हैं दुनिया में कोई भी जगह पे ह्यूमन क्राइसिस ना हो, लेकिन क्राइसिस की स्थिति हो तब हमारा भीष्म क्यूब सभी को सहयोगी हो। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने भी मानिक शाह सेंटर का दौरा किया, जहां बिल गेट्स ने भीष्म आरोग्य मैत्री क्यूब को भी देखा और इसकी खसूसियात के बारे में मालूमात हासिल की। आरोग्य मैत्री क्यूब एक पोर्टेबल इमरजेंसी अस्पताल है जो कुदरती आफात की सूरत में 10 मिनट में कुदरती आफात के मकाम पर अस्पताल के तौर पर तैयार किया जा सकता है और इससे लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। बिल गेट्स ने हिंदुस्तान में कई बीमारियों और कैंसर के इलाज के लिए दवाइयों में ज़बरदस्त ताउन भी किया है। कारगर इलाज कार्ड सेल थेरेपी के बारे में भी जानकारी उन्होंने ली। बिल गेट्स ने भारत में हो रहे रिसर्च और इनोवेशन की भी तारीफ की और कहा कि भारत सस्ती वैक्सीन, जांच किट और दवाइयां बना रहा है जिसका फायदा पूरी दुनिया को हो रहा है। Two of our priorities in addition are malnutrition and anemia, and I know those are huge priorities for India. In the case of anemia, we have an infusion, and I was talking with people like Dr. Reddy about making that very low cost. So perhaps a one-time infusion for pregnant mothers could be extremely beneficial. We're doing a lot of trials, including here in India, to actually confirm that and show that, particularly if we can get the cost down and make that infusion even easier, that will be a great intervention that we'd love to scale up in India and into the entire world.
दुनिया अब इस बात को तस्लीम कर रही है कि हिंदुस्तान जिस तरह से सेहत की खदमात को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, इसका तस्करा करते हुए बिल गेट्स ने कहा कि G20 मीटिंग के दौरान हिंदुस्तान की डिजिटल सेहत पर काफ़ी बातचीत की गई। आज भारत दुनिया में सेहत के मसाइल के हल के तौर पर उभर रहा है और आरोग्य मैत्री क्यूब इनमें से एक है। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। जल शक्ति वजारत और 12 तकनीकी इदारों के दरमियान मुल्क के 6 अहम दरियाओं के बेसन मैनेजमेंट प्लान का खाका तैयार करने के लिए एक माहिदे पर दस्तखत हुए हैं। जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इन तकनीकी इदारों में नेट और IIT जैसे इदारे भी शामिल हैं, जबकि नदियों में नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा, महानदी, कावेरी और पेरियार नदी शामिल है, जिसके तहत बेसन के स्टेटस असेसमेंट एंड मैनेजमेंट प्लान कैंप पर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत काम किया जाएगा। इसके साथ ही गंगा के किनारे कुदरती खेती को फ़रोग़ देने के लिए गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के साथ एक माहिदे पर दस्तखत किए गए हैं। गुज़िश्ता 10 बरस में नमामि गंगे की कामयाबी के बाद अब मुल्क की 6 अहम दरियाओं के लिए बेसन मैनेजमेंट प्लान का खाका तैयार करने के लिए जल शक्ति वजारत और 12 तकनीकी इदारों के दरमियान माहिदे पर दस्तखत किए गए हैं। हमारे नामा निगार मुकुल शर्मा ने इस सिलसिले में बात की जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जानना चाहेंगे आपसे, पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए, जल क्षेत्र में कई अनूठे कदम हमने उठाए हैं जिनकी विश्व स्तर पर, वैश्विक पटल पर सराहना की गई है। कितना बदलाव इन 10 सालों में आप देखते हैं जल क्षेत्र में? देखिए, भारत ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रगति की है, उसी के अनुक्रम में जल जो जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, उसकी उपलब्धता निर्बाध रूप से बनी रहे, सभी को गुणवत्ता युक्त पेयजल मिले और हर खेत को सिंचाई के लिए पानी मिले और हमारे जल संसाधन जो हैं अनवरत बने रहें, सस्टेनेबल बने रहें। इस दृष्टिकोण से अनेक इनिशिएटिव्स लिए गए थे। पिछले 5 साल के कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल का विषय जो अलग अलग विभागों में, अलग अलग मंत्रालयों में जिनके ऊपर विचार होता था, उन सबको इंटीग्रेट करके एक मंत्रालय बनाया और उसके बाद हमने जिस तरह के इनिशिएटिव्स लिए और जिन सब क्षेत्रों में काम किया, चाहे पेयजल के दृष्टिकोण से हो, दुनिया का सबसे बड़ा पेयजल प्रदान करने वाला कार्यक्रम था। आज हम लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को पेयजल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्ध करा पाए हैं। हमने देखा नमामि गंगे की तर्ज पर ही 6 और जो मुख्य नदियां हैं देश की, उनमें भी हम देख पा रहे हैं कि कैसे उनकी जो घाटियां हैं उनमें क्या स्थिति है। इसको देखने के लिए जो तकनीकी संस्थान हैं उनके साथ आज समझौता के हस्ताक्षर हुए हैं। देखिए, जब मिशन नमामि गंगे पर काम करना प्रारंभ किया था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये केवल सूवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ खड़े करने का ही कार्यक्रम न बने, नदी को समग्रता के साथ में अविरल और निर्मल बोनों बनाए रखने के लिए जिन प्रयासों की आवश्यकता है वो तो रहे, लेकिन साथ साथ में ये जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी हम क्रिएट कर रहे हैं, ये आने वाले समय में देश के लिए उपयोगी हो। इसके लिए इसको एक नॉलेज प्लेटफॉर्म के रूप में भी क्रिएट करें। हम देश के गंगा की ही तर्ज पर देश के अन्य 6 बेसिन्स पर भी काम करेंगे, जिनमें गोदावरी, नर्मदा, महानदी, कावेरी, कृष्णा और पेरियार, इन 6 नदियों पर, बेसिन्स पर हमने काम करने की कल्पना की थी। क्या तीसरे कार्यकाल की जो उम्मीद हम कर रहे हैं उसके लिए लक्ष्य यही रहेगा? निश्चित रूप से बहुत सारे लक्ष्य हैं। लक्ष्य तो एक ही है कि भारत को विकसित भारत बनाना, और विकसित भारत बनाने के लिए दिशा में पानी की उपलब्धता निश्चित रूप से एक बड़ी आवश्यकता भी है और महत्वपूर्ण विषय भी है। इसलिए उस दिशा में सभी सार्थक कदम उठाने के लिए हम काम करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से नमामि गंगे की तर्ज पर ही जो देश की और मुख्य नदियां हैं उनका भी हम कह सकते हैं कि उनका किस तरीके से जो घाटियां हैं उनका मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे शुद्धता वहां भी आ सके। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज के साथ मुकुल शर्मा, DD न्यूज़। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का जायजा। नाज़रीन, आज के उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है इनकलाब से, और ये हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार से मुताल्लिक़ है। हिमाचल की कांग्रेस हुकूमत फ़िलहाल बच गई है। काबिनेट वज़ीर विक्रमादित्य ने इस्तीफ़ा देने के बाद उसे वापस लिया। कहा, आदमी बड़ा नहीं होता, तंजीम बड़ी होती है। फ़िलहाल क्राइसिस सिचुएशन टल गई है और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ।
हिमाचल प्रदेश के बाद अब जो दूसरी खबर इनकलाब ने शाये की है वो है ज़मीन के बदले नौकरी के मामले में लालू ख़ानदान को राहत मिली है। साबिक़ वज़ीर आला राबड़ी देवी मिसा भारती को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाकायदा ज़मानत मिली। तीसरी सुर्खी इनकलाब की गैर कानूनी कानूनी मामला अखिलेश यादव को CBI का नोटिस, आज दिल्ली दफ्तर में किया तलब। और इसके बाद रुख करते हैं राष्ट्रीय सहारा का। सहारा ने जो अपनी बड़ी सुर्खी पहली सुर्खी लगाई है वो ज्ञान वापी मस्जिद तनाज़े से मुतालिक है। तहखाने की छत पर आने जाने और नमाज अदा करने पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा। टीले वाली मस्जिद मामला अदालत हिंदू फरीक की अर्जी पर समाअत के लिए तैयार। और अगली खबर भी राष्ट्रीय सहारा से, तारीख़ी फ़ैसला उर्दू में भी जारी होगा सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर। उसके बाद की खबर है सहाफ़त से, मुल्क में 3000 किलो मंशियात की सबसे बड़ी खेप जब्त की गई है। हिंदुस्तानी बहरिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और गुजरात पुलिस का मरबूत मिशन कामयाब, 5 मुश्तबा गैर मुल्की इस दौरान गिरफ्तार। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अखबार मशरक़ से, वज़ीर आज़म मोदी ने तमिलनाडु में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का संग बुनियाद रखा। और इसके बाद की जो सुर्खी है वो है भारतीय जनता पार्टी की मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की मीटिंग आज, पहली फहरिस्त सामने आने की तवक्को की जा रही है। और इस बीच हिंदुस्तान और जर्मनी ने दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया है। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनकी चंद सुर्खियाँ। अब नज़र डालते हैं बैन अल-अक़वामी खबरों पर। ईरान में 1 मार्च को पार्लिमानी इंतखाबात होने हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इंतखाबात के लिए 15,000 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में हैं। ईरान में गार्जियन कौंसिल के तर्जुमान हादी तेहान नज़ीफ ने कहा है कि तकरीबन 20,000 उम्मीदवारों ने इंदराज कराया था, जिनमें तकरीबन 5,000 नाअहल या मुस्तरद नहीं थे। ईरान में पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी के दौरान तेहरान में इंतखाबी मुहिम के पोस्टर्स और बैनर्स भी देखे गए। और यूक्रेन रूस जंग को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। अब भी दोनों ममालिक रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है। दरेसना डोनेत्स्क खत्ते की पुलिस ने बताया कि रूस ने मशरक़ी यूक्रेन के शहर पोक्रोव्स्क पर 4 मिसाइलों के जरिए हमला किया। हमले में किसी की मौत की खबर नहीं है। वीडियो के साथ दिए गए पुलिस बयान के मुताबिक 2 मिसाइलें यूनिवर्सिटी पर गिरी और 2 दीगर मिसाइलें स्कूल पर गिरी हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूसी फौज यूक्रेन में मजीद आगे बढ़ेगी। रुख करेंगे खेल के मैदान का। एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में भारतीय तैराकों का शानदार मुजाहरा जारी है। मुकाबले के तीसरे दिन भारत ने 2 तलाई तमगों समेत 8 तमगों पर कब्जा किया है। 4 गुना 100 मीटर मेडले इवेंट में श्रीहरि, नटराज, लिखित, रोहित, शैलजा ने 3 मिनट 43.13 सेकंड के साथ पहला मकाम हासिल किया है। इसके अलावा श्रीहरि नटराज ने मर्दों के 100 मीटर बैक स्ट्रोक में 55.52 के वक्त के साथ तलाई तमगा जीता है, जबकि ऋषभ दास, पलक जोशी, माना पटेल, आर्यन नेहरा और साजन प्रकाश ने अपने अपने मुकाबलों में चांदी के तमगे हासिल किए हैं। नौजवान तैराक हरीश घोड़ा कांसे का तमगा जीतने में कामयाब रहे हैं। और आइए नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।